जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है। तो इसलिए सिर्फ आपको यही क्वेश्चन याद रखना है, इधर उधर का क्वेश्चन आपको फालतू का याद नहीं रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद क्या है। तो आपके बुक का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक ऐसी भावना है, कुछ भी एक ऐसा सोच है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में, वहाँ के परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बनाती है। तो राष्ट्रवाद का जब परिभाषा पूछेगा तो कुछ आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में है। ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था? तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, मेजनी एक साहित्यकार था, ठीक है, जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। उसके बाद अगला है, 1831 में उसने यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। बस इतना ही आपको लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर वाला है। ठीक है, मेजनी एक साहित्यकार था जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। फिर ये पहला वाला लाइन छोड़ देना है, नीचे से लिखना है, 1831 में उसने यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थे, कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहला बाधा थी, जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। ठीक है, वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का बहुत अभाव था, इसलिए इसके एकीकरण में एक बाधा हुआ। फिर दूसरा बाधा था, जर्मनी पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का प्रभाव था, यानी मेटरनिक जो है वो जर्मनी को एकीकृत करने से रोक रहा था। अब अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग को कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने, ठीक है, 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा के साथ मिलकर एक सम्मेलन किया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। अतः 1815 से 1848 तक का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो क्या कारण थे? तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप को फ्रांस का शासक बनाया गया। ठीक है, मतलब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ था, जिसके बाद लुई फिलिप को वहाँ का शासक बनाया गया फ्रांस का, जिसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो जो लुई फिलिप था वो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके समय फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ने लगी। मतलब लुई फिलिप के समय फ्रांस में जो था वो बेरोजगारी बढ़ने लगा था, जिसके बाद लोगों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह प्रदर्शन करके लुई फिलिप का विरोध किया, जिसके बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़ देता है। कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना, ये भी 2 नंबर में आएगा, इसलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुधारों का विरोधी था। वही
इटली और जर्मनी को कई राज्यों में बांट दिया था। मतलब वह जो था मेटरनिक जो था वो इटली और जर्मनी को कई राज्यों में बांट दिया था और अप्रत्यक्ष रूप से इटली जर्मनी पर अपना शासन चलाने लगा। उसने कई बार राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचल डाला और इटली जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुधारों का विरोधी था। वह इटली और जर्मनी को कई राज्यों में बांट दिया और अप्रत्यक्ष रूप से इटली जर्मनी पर अपना शासन चलाने लगा। उसने कई बार राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचल डाला और इटली जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न किया। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों ने वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। ठीक है, नेपोलियन का बहुत सा मतलब अभियान हुआ यूरोप में, तो उस अभियान से वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागा। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे एक राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया, जिससे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। मतलब गैरीबाल्डी क्या क्या कार्य किया था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गैरीबाल्डी कौन था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था जो मेजनी तथा कावूर के विचारों का समर्थक था। यहाँ ना नहीं होगा, का होगा, समर्थक था। उसने अपने कर्मचारियों की एक सेना बनाई और सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया और उसे विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया तथा अपनी पूरी जिंदगी साधारण किसान की तरह बिता दिया। बहुत सिंपल भाषा में है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? तो इसका कुछ इस प्रकार से आंसर है, विलियम प्रथम शक्ति के बल पर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, बिस्मार्क का भी मानना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लौह की नीति से ही संभव है। अतः बिस्मार्क के इस नीति को विलियम प्रथम से समर्थन मिला, जिससे जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं था। तो ये जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होता है। सिर्फ आपको शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन उतना मत याद रखना, क्योंकि आप शॉर्ट टाइप का ही सारे क्वेश्चन को याद करोगे तो लॉन्ग भी बन जाएगा। इसलिए जितना भी इस हिस्ट्री का जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो सारे याद कर लो। जैसे इस चैप्टर में शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नोट होता तो नोट हो याद कर लो। इससे आपका सब्जेक्टिव में 4 नंबर वाला भी निकल जाएगा और 2 नंबर वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा याद नहीं रखना है, लंबा वाला उसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ शॉर्ट वाला ही याद रखो, निकल जाएगा आपका अच्छा से एग्जाम, पूरी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है।